आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रूलिंग दी कंट्री साइड। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको चैप्टर नंबर 2 याद दिलाना चाहेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा, सुनिएगा ध्यान से। जो बच्चे चैप्टर 2 नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी आप यहाँ पे मतलब कि एक समरी का रूप हो जाएगा, है ना। आप उसको आप समझ भी लीजिएगा और हर एक चीज़ों को आप कनेक्ट करते चलिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अंग्रेज जब भारत में आया था ना, तो उनका इरादा भारत को लूटने का नहीं था। उनका इरादा भारत को लूटने का नहीं था, कब्जा करने का नहीं था। वो केवल और केवल एक व्यापार बन के आया था। व्यापार मतलब कि कुछ इंडिया से खरीदेंगे और जाके अपने देश ब्रिटेन में जाके उसको बेचेंगे, है ना, महंगे दामों में बेचेंगे। यानी कि वो भारत से सस्ते दामों में कुछ चीज़ों को खरीदेंगे और जाके उसको अपने देश में जाके महंगे दामों में बेचेंगे। उन्हीं मकसद से वो यहाँ पे आया था, है ना। लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ के जो उस समय पे राजा हुआ करते थे मुगल इम्पायर, है ना। पहली बार अंग्रेज कहाँ पे आया था? बंगाल में, याद कीजिए। और बंगाल में उस समय पे शासन किसका था? मुगल इम्पायर का, मतलब कि मुसलमान राजाओं का उस समय पे रूल पूरा उनका कब्जा था वहाँ पे। तो उन्होंने जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो वो क्या करने लगे, यहाँ भारत में आने के बाद बंगाल में खास करके अलग अलग जगह पर वो लोग अपना बिल्डिंग ऐसा बनाना स्टार्ट करने लगे। तो बदले में क्या हुआ? बदले में उनको रोका गया, किसके द्वारा? मुगल एम्पायर के द्वारा। उन्होंने कहा कि आप बिना परमिशन के यहाँ पे बिल्डिंग ये सब कैसे बना सकते हैं, गोदाम ये सब कैसे बना सकते हैं, है ना। तो वो फिर भी जो है अंग्रेज वो चुप नहीं रहा, वो फिर से बार बार बनाते रहा। मुगल एम्पायर के आदेश को वो बार बार ठुकराता रहा। अब यहाँ पे गुस्सा आ गया किसको? मुगल एम्पायर को। तो गुस्सा आने के कारण अब हुआ क्या था, याद कीजिए, बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी में मेनली जो था ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से, यानी कि अंग्रेज हार गया था, है ना। सॉरी, अंग्रेज नहीं, मिस्टेक, अंग्रेज नहीं, मुगल एम्पायर जो था उस समय पे सिराजुद्दौला, वो पूरी तरीके से हार गया था। उसके बाद फिर उसी के जस्ट बाद हमारा हुआ कुछ सालों के बाद बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में दोबारा हमारा जो मुगल एम्पायर था वो हारा और फिर से कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। तो इस प्रकार से वो आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे अब क्या करने लगे थे, लोगों को हराते हराते, उसको मारते पीटते तंग करते करते वो पूरी तरीके से भारत पे कब्जा करने लगा, है ना। हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर हमला किया, है ना। अवध पे किया, फिर से सिंध पे किया, पंजाब पे किया, अफ़गानिस्तान पे किया, अलग अलग मैसूर पे किया, अलग अलग जगह पर उन लोगों ने हमला किया। हाँ, और कित्तूर भी था, है ना। मतलब कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर उन्होंने हमला किया, वहाँ की जगहों को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, है ना। अब उसी स्टोरी को कनेक्ट करते हुए आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे आज वाले क्लास को। अब हुआ क्या, जब पूरी तरीके से वो हर एक चीज़ों को जीतते चले गए, चलते एक समय ऐसा आया जब बंगाल के मुगल एम्पायर ने अंग्रेज़ों को क्या किया? बुलाया। बुलाने के बाद क्या किया था? उनको दीवानी राइट दे दिया था। याद कीजिए, दीवानी राइट क्या था? दीवानी राइट टू कलेक्ट टैक्स, यानी कि रेवेन्यू, है ना। यही तो था हमारा दीवानी राइट। तो अंग्रेजों को ये राइट किसने दिया? मुगल एम्पायर ने दिया, है ना। मुगल राजाओं ने दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज साहब, अब आप क्या कीजिएगा, बंगाल में जितना भी ज़मीन है, जगह ज़मीन है, वहाँ पे लोग जो खेती-बाड़ी करते हैं उनका जो टैक्स होगा वो टैक्स आप रख लीजिएगा। समझ रहे बात को? चलिए, उसी कहानी को कनेक्ट करते हुए आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है? द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब दीवान का मतलब क्या हो गया? दीवान का मतलब होता है ऐसा अधिकार अंग्रेजों को दे देना जिससे कि वो टैक्स को कलेक्ट कर पाए, है ना। चलिए, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखा जाए। तो सबसे पहला टॉपिक आपका वही है, द कंपनी बिकम्स द दीवान। इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो पिछले कहानी में क्या हुआ आपको मालूम चल गया। पूरी तरीके से वो लोग अपना कंट्रोल जमा रहे थे, है ना। मुगल जो हमारे मुगल एम्पायर थे उनके ऊपर पूरी तरीके से ये दबदबा बना लिए थे। इस प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर डाल दिए थे कि उनको मजबूरन इनको क्या देना पड़ा? दीवानी राइट देना पड़ा, है ना। तो किस प्रकार से अंग्रेज व्यापारी करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, वो किस प्रकार से अब कंट्री पर रूल करने लगे हम लोग को पता भी नहीं चल पाया।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है। On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the दीवान ऑफ बंगाल। और दीवान का मतलब हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है। दीवान का मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि टैक्स। अब हुआ क्या, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। जब पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा होने लगा अलग अलग भारत के हिस्सों पर, उसमें जो सबसे बड़ा कब्जा था वो कौन सा था? बंगाल का, है ना। बंगाल पे जब पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा हो गया, बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इनके बाद जब बंगाल पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो अंग्रेजों को अस्ता पछता कर बाद में हार मानना पड़ा। और हार मानने के बाद अंग्रेजों का क्या डिमांड था? डिमांड उनका ये था कि हमको यहाँ पे ट्रेड करने का अधिकार मिल जाए, है ना। अब अंग्रेजों का, हमने कहा था चैप्टर नंबर 2 में कि अंग्रेज बड़ा लालची था। अंग्रेज भारत में राज केवल और केवल 2 कारण से कर पाया। पहला अपने लालच के कारण, दूसरा अपने पावर के कारण। लालच उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। वो केवल और केवल यहाँ पे व्यापारी करने के लिए आए थे। उनको प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा दिखने लगा, तो वो कंट्री पे रूल करना चाहने लगे, है ना। तो लालच हो गया पहला। दूसरी बात, उसको भारत में कोई रोक भी नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई उनके पास एकदम मॉडर्न हथियार था, है ना। हमारे पास जहाँ पे केवल तलवार भाला हुआ करता था, उनके पास बंदूक तोप ये सब होता था। सोचो यदि मान लो कि एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ हम लोग हैं तलवार लेकर, और वो लोग एक तरफ बंदूक लेकर है, और दोनों के बीच में लड़ाई होता है, तो कौन जीतेगा? बंदूक वाला जीतेगा। हम लोग तलवार लेके जाते ही रहेंगे, वो दूर से अपना गोली मार के हमको वहीं पे लिटा देगा, है ना। यानी कि हमको उसके पास आने का मौका भी नहीं मिलेगा और हमको गोली मार के ख़त्म। समझ रहे बात को? तो अंग्रेज बहुत पावरफुल था और साथ ही साथ वो लालची भी था। तो 2 ही कारण से वो पूरी तरीके से भारत पर राज कर पाया। तो अब डेट आया कब का? डेट आया 12 अगस्त 1765 का। इस दिन मुगल एम्पायर, यानी कि मुसलमान के जो राजा थे, यानी कि मुगल मतलब ये होता है कि मुस्लिम, है ना। उस समय के जो मुस्लिम राजा थे बंगाल के, उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया और वहाँ पे एक साइन हुआ। आपके बुक में देखिए पेज नंबर कितना है? पेज नंबर लाइए, 1 मिनट बुक लाइए, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ना। और ये फिगर इस चीज़ को दर्शा रहा है, आप जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वो पेज नंबर 26 में देखेंगे कि ये फिगर ऐसा है जहाँ पे कि मुगल एम्पायर एक पेपर पे साइन कर रहे हैं, और उस पेपर में पूरा का पूरा राइट दिया जा रहा है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि अब आप 3 जगह के टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा जगह? पहला बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा ओडिशा। इन तीनों जगह पर जितने भी जगह ज़मीन है, जितने भी लोगों के पास जगह ज़मीन है, उन ज़मीन के बदले में आप क्या करेंगे? उनसे टैक्स लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, तो हो सकता है कि हमसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1000 रुपया महीने ले ले, या फिर 1000 रुपया सालाना ले ले 1 साल में, है ना। तो टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार था वो अंग्रेजों को पूरी तरीके से मिल चुका था। ठीक है, 3 स्टेट में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, और इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे जो पेज नंबर 26 में जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर मेनली मुगल एम्पायर के द्वारा, यानी मुगल नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, और वो भी मेनली यहाँ पे जो आपको फिगर में दिख रहा है, एक आदमी है जो कि एक पेपर पकड़ा हुआ है, वो आदमी रॉबर्ट क्लाइव है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने इस दिन को यादगार बनवाने के लिए, यादगार साबित करने के लिए ऐसा पिक्चर उन्होंने बनवाया था। ठीक ना। हालांकि ऐसा पिक्चर एक्चुअली में था नहीं, इसके पहले भी उसका कुछ अलग पिक्चर था। ये तो आज के मॉडर्न हिस्ट्री में कोई आर्टिस्ट होगा जो कि बना दिया, एनसीईआरटी में इसको पब्लिश कर दिया, छाप दिया, लेकिन इसका पिक्चर उसका जो है ना वो थोड़ा सा अलग रहा होगा, है ना। उस समय का पिक्चर इतना साफ़ सुथरा होता क्या? नहीं होता इतना, तो पूरा ब्लैक एंड वाइट होता, है ना। तो पिक्चर कुछ और था, लेकिन जो हिस्ट्री का किताब जो ये छापे हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये पिक्चर लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये बनवाया गया था कि भाई आज का दिन यादगार रहेगा हमारे इतिहास के लिए, तो आज का पिक्चर यहाँ पे बना दो, है ना। तो बनाया गया यहाँ पे, समझ में आ गया चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये मेनली जो पिक्चर आप देख रहे हैं पेज नंबर 26 में, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बनवाया गया था। और ये पिक्चर में यहाँ पे तो बहुत सारे आदमी आपको दिख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पिक्चर इसका है उसमें केवल और केवल कुछ ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी,
और कुछ इंडियंस थे विटनेस के तौर पे, गवाही के तौर पे कि मुगल एम्पायर ने क्या कर दिया, दीवानी राइट पूरी तरीके से अंग्रेजों को दे दिया, गवाही के तौर पे। ऐसा तो नहीं है ना कि बाद में वो कह दे कि नहीं हमने राइट दिए हैं, सबूत के तौर पे आ जाता है ना, जैसे हम लोग कोर्ट में सबूत मांगता है, कौन हत्या करते हुए देखा आपको, सबूत दीजिए, गवाह दीजिए, समझ के बात को। चलिए, तो ये पेंटिंग आज के दौर में बनाया गया है, लेकिन उसका जो एक्चुअल पेंटिंग था वो कुछ और था, है ना। और जब ये ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी मतलब होता है समझौता, जब मुगल एम्पायर ने इसको राइट दिया रॉबर्ट क्लाइव को, तो उस समय पे कुछ ब्रिटिशर्स ही केवल थे उस बिल्डिंग में, माहौल यानी कि उस बिल्डिंग में शामिल थे, और कुछ इंडियन थे विटनेस के तौर पे, गवाही के तौर पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर ने यानी कि मुसलमान के मुस्लिम राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से दीवानी राइट दे दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, कि अब जाओ जो भी ज़मीन यहाँ पे उसका टैक्स आप कलेक्ट करके आप खुद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर आगे। तो दीवान हमेशा वर्ड इस्तेमाल ध्यान में रखेगा क्योंकि ये बार बार आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द दीवानी अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ इससे, अब इससे ये हो गया कि चूंकि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को यानी कि ब्रिटिशर्स को जब अधिकार मिल ही गया टैक्स कलेक्ट करने का, तो ये टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो जितना भी पैसा कौड़ी धन संपत्ति टैक्स से आया कलेक्ट करने के बाद, जैसे बंगाल छोटा मोटा तो एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा है, तो जितने भी लोगों के पास ज़मीन था उन सभी से वो टैक्स लेता था अंग्रेज, और वो सारा का सारा टैक्स घर बैठाए उसके खजाने में पहुंच जाता था। सोचो, और क्या ये अंग्रेज अपने से टैक्स कलेक्ट करते थे क्या? नहीं, ये तो इतना सुकुमार थे, इतने सुकुमार थे कि ये अपना काम एक भी अपने से नहीं करते थे, इसके पीछे ये अपना आदमी रखते थे, समझ रहे। तो सारा कुछ आदमी इसका काम करता था, बस पैसा ला के अंग्रेजों के झोली में डाल देता था, ठीक है। तो पूरा पैसा इसके पास होने लगा, ये गदगद हो गया बेचारा, एकदम पूरा मस्त आदमी हो गया कि घर बैठाए पैसा आ रहा है, आए थे ट्रेड करने के लिए, अब बैठे बैठे पैसा मिल रहा है ना। इससे अच्छा और क्या हो सकता है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। तो बंगाल का जितना भी पैसा कौड़ी हुआ सारा अंग्रेजों का होने लगा। आगे, थ्रू दीवानी राइट द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब देखिए, जो भी एरिया इसके अंदर में आता था, जो भी बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसके अंदर में आता था, इससे जो भी पैसा इसके पास आता था, इस पैसे का ये क्या था, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि उस पैसे का क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारा कुछ हम देखभाल करेंगे, कोई इसमें टांग नहीं अड़ा सकता है ना। सारा कुछ उस पैसे का करता धरता, जो भी था लेन देन, किससे क्या करना है, कब पैसे का जरूरत क्या करना है, सारा कुछ यही करता था अपना, क्योंकि इसका पैसा था भाई, इसको राइट मिल गया था, अधिकार मिल गया था, है ना। आगे, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब खेतों का, जमीन का जितना भी पैसा था सारा इसी के पास आ रहा था, तो जब पैसा इसके पास आ रहा है तो जिम्मेदारी भी इसी का बनता है ना, कि लैंड का किस प्रकार से किसको कितना ज़मीन देना है, किसको कितना ज़मीन से पैसे लेना है ना। तो सारा कुछ लैंड से जुड़ा हुआ यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ सारा कुछ हैंडल कौन करने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगा। ऐसा तो नहीं है कि केवल आप पैसा लीजिएगा कुछ काम नहीं कीजिएगा, कुछ काम तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो वही बात है कि जितना ये पैसा लेता था, काम तो ये बहुत कम करता था, काम ये बहुत ही कम करता था, लेकिन हाँ कुछ कुछ ये काम अपना करता था, जैसे ज़मीन किसको देना है, किस ज़मीन के बदले कितना पैसा लेना है, किससे पैसा नहीं लेना है, किसको कितना छूट देना है, ये हर कुछ अब पूरी तरीके से यही करता था, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, इसके पास जो पैसा आता था टैक्स के रूप में, उसको क्या करना है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, किस प्रकार से उसको खर्च करना है, सारा कुछ अंग्रेज ही देखा करता था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही हर कुछ देखता था। आगे, द कंपनी एडमिनिस्टर्ड द लैंड एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कुड गिव एनफ रेवेन्यू टू मीट देयर ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, मतलब कि ये लैंड को, इसके साथ ही साथ जो उससे पैसा आता था ज़मीन से, वो ये इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करता था, इस प्रकार से उसको सेटअप करता था, तैयार करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास पैसा आ सके। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि ये इस प्रकार से लोगों से पैसा लेता था, इस प्रकार से लोगों के साथ घुलता मिलता था, इस प्रकार से इसका पैसा लेने का तरीका था
कि इनका जितना भी खर्च है वो सारा का सारा खर्च कहाँ से इसका पुर जाए, टैक्स के पैसों से ही पुर जाए, इसको घर से अपना एक भी रुपया ना लगाना पड़े। क्या ये अपना घर से एक भी रुपया लगा रहे हैं क्या? नहीं, सारा का सारा पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है? टैक्स वाला आ रहा है। तो इसका जो भी खर्चा होता था, जो भी इसको लेन देन किसी चीज़ों से होता था, ये सारा का सारा पैसा ये कहाँ से लेता था? टैक्स वाला से ख़त्म करता था अपना पैसा, मेनली अपना, है ना। तो इसका पैसा घर से एक भी रुपया जा नहीं रहा था, मेनली हमारे घर से पैसा ये लेके उसको खर्च कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द कंपनी एडमिनिस्टर द लैंड एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कुड गिव एनफ रिसोर्स टू मीट देयर ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तो जितना भी कंपनी का खर्चा था, कंपनी मतलब कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज। तो जब भी हम आपके सामने कंपनी बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी बोले या फिर ब्रिटिश बोले, तीनों का मतलब सेम समझना है, ठीक है ना। तो ये लोगों का जो भी खर्चा हुआ करता था, ये लोग पूरे तरीके से अपना खर्चा कहाँ से निकालता था? रेवेन्यू से निकालता था, यानी कि जो टैक्स वाला पैसा इसके पास आया है उसी से अपना सारा काम धाम करता था। आगे, द कंपनी वाज एन एलियन पावर, दे डिड नॉट नो द इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम, सो दे गेन सम एक्सपीरियंस फ्रॉम दोज हु हैड रूल्ड द कंट्री साइड इन द पास्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी वाज एन एलियन पावर। एलियन पावर का मतलब क्या हो गया? ये कोई एलियन थे क्या? नहीं, एलियन पावर का मतलब हो गया कि ये बाहरी देशों से आए हुए थे इंडिया में, है ना। एलियन हम लोग मेनली किसको कहते हैं? जो कि किसी दूसरे प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में आ जाता है, उसको एलियन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी का खूबसूरती लिखने का देखो कि वो अंग्रेज को एलियन बता रहा है, मतलब कि वो एक देश से, यानी कि अपने देश ब्रिटेन से कहाँ आया है? भारत आया है, तो एक एलियन ही हुआ मेनली, है ना। तो प्लैनेट तो एक ही है, लैंड तो मतलब पृथ्वी तो एक ही है ना, लेकिन एक जगह से यानी कि कंट्री से दूसरे कंट्री में आ गया, तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या कह दिए? एलियन कह दिए। अब आप सोचिए, जब ये अपने देश ब्रिटेन से इंडिया आया है, तो क्या इंडिया के बारे में इतना अभी फ़िलहाल उसको मालूम है कि इंडिया में खेती कैसे होता है, यहाँ पे सिस्टम कैसे चलता है? इसको मालूम है? मालूम नहीं है। तो इसको बहुत प्रकार का समस्या आता था। समस्या ये आता था कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसको किससे किससे कितना टैक्स लेना है, इसको उतना मालूम नहीं रहता था, है ना। इनको तरीका भी नहीं था कि भारत में खेती बाड़ी कैसे होता है, किस प्रकार से भारत में एग्रीकल्चर का सिस्टम चलता है, उसको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो इन्होंने एक्सपीरियंस कहाँ से लिया? इन्होंने एक्सपीरियंस लिया उन सभी लोगों से जो पहले भारत में राज करते थे, जो पहले भारत के राजा हुआ करते थे, यानी कि मुगल एम्पायर से इन्होंने क्या किया? एक्सपीरियंस लिया। उनको कहा कि भाई देखो, हमको थोड़ा सा है ना यहाँ पे रूल करने में दिक्कत हो रहा है, तो तुम हमको बताओ कि भारत में पहले सिस्टम कैसे चलता था, है ना। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कहाँ से अंग्रेजों ने सीखा? पुराने राजाओं से, जो कि पहले भारत में राज किया करता था। तो उससे वहाँ पे उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस सीख लिया। उसके बाद, सो द कंपनी डिड नॉट इंटायरली एलिमिनेट दोज हु हैड रूल द कंट्री साइड इन द पास्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, जब बंगाल में पूरी तरीके से कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया, तो बंगाल से तो पूरा मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया होगा। नहीं, ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं था। बंगाल में, हाँ ये सही बात है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से राज हो गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ के छोटे मोटे जो राजा हुआ करते थे पहले के, उनको उन्होंने हटाया नहीं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ अंग्रेज़ों को सीखना था। जो उनको हटा देता, मार पीट के ख़त्म कर देता। हाँ, बहुत सारे राजाओं को उन्होंने मार पीट के ख़त्म भी किया, है ना। युद्ध हुआ तो उन्होंने मार पीट के ख़त्म भी कर दिया, है ना। जैसे आपने बेटा लोग प्लासी में पढ़ा, बेटा लोग बक्सर में पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में। तो बहुत सारे राजाओं को उन्होंने मारा पीटा, उसको ख़त्म भी कर दिया, लेकिन बहुत सारे राजा ऐसे भी थे जिनको कि उन्होंने ज़िंदा रखा, है ना। उनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया हो, क्योंकि उनसे अंग्रेज़ों को बहुत कुछ सीखना था कि राज्य कैसे चलाते हैं, हमको बताइए, है ना, हमको कुछ एक्सपीरियंस दीजिए अपना। तो उन एक्सपीरियंस को सीखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए, है ना, इन्होंने क्या किया, वहाँ से एक्सपीरियंस अपना गेन किया और बंगाल को कैसे चलाना है पूरी तरीके से उन्होंने सीख लिया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि सो द कंपनी डिड नॉट इंटायरली एलिमिनेट दोज हु हैड रूल द कंट्री साइड इन द पास्ट। जो पहले राजा लोग राज करते थे, उनको पूरी तरीके से उन्होंने हटाया नहीं बंगाल से, उनको रहने दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे चुपचाप रहिए, शांति तरीके से रहिए, लेकिन हाँ समय समय पे हमको गाइड करते रहिए कि किस प्रकार से कंट्री को, यानी कि बंगाल को चलाना है ना, यहाँ पे सिस्टम कैसे चलना है वो हमको बताते रहिए, क्योंकि हमको उतना आइडिया नहीं है।
तो ये था हमारा पहला टॉपिक, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू, पैसा कौड़ी कहाँ से आता था, कितना आता था, कैसे आता था, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना जो रूल करने का तरीका था उनको आगे बढ़ाया, पूरे इंडिया को उन्होंने कैसे कब्जा किया, है ना। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स पूरे भारत पे उन्होंने कब्जा नहीं कर पाया था, कुछ कुछ हिस्सा उनके कंट्रोल से बाहर में था, है ना, वो वहाँ पे राज कर ही नहीं पाया। लेकिन हाँ, फिर भी आप इस चैप्टर के माध्यम से ये पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज़ों ने पैसा कहाँ से आया हो, अंग्रेज किस प्रकार से टैक्स कलेक्ट करते थे, उनके पास पैसा कहाँ से आता था, कहाँ कहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, है ना, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत आपको मिल ही गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू फॉर दी कंपनी के बारे में। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास कवर करते हैं और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू फॉर दी कंपनी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।